अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, इंटेगुमेंट्री का ये जो टॉपिक है ये भी स्लाइड से ही ये उसी का प्रिंट है, लेकिन जो मेरे पास स्लाइड्स थी वो ज़्यादा वो नहीं थी, मीन्स उसमें कुछ कंटेंट था कुछ नहीं था। सो मैंने कहा कि ये वाला बेहतर है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहीं से वीडियो बना ली जाए। सो डायबिटिक फुट अल्सर्स आपको बहुत बार आपने सुना हुआ है कि डायबिटीज़ वाले बंदे के फुट में अल्सर हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, उन लोगों में हीलिंग जो होती है वो स्लो होती है। सो हम लोग इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द फुट इन अ पर्सन विद डायबिटीज़ ओरिजिनेटिंग इन अ क्रॉनिक और एक्यूट इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द फुट। ठीक है, कि कोई भी फुट में इंजरी को इन्फेक्शन हो जाता है डायबिटीज़ वाले बंदे का। ठीक है, किस वजह से? कोई क्रॉनिक इंजरी हुई थी या कोई एक्यूट इंजरी हुई है सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फुट को, विद एविडेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोपैथी और इस्कीमिया, कि इसको पहले से न्यूरोपैथी या इस्कीमिया था और फिर कोई इंजरी आ गई, कोई एक्यूट या क्रॉनिक इंजरी आ गई सॉफ्ट टिश्यू को, उसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ अल्सर बना या जो भी इंजरी हुई उसमें इन्फेक्शन हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ता गया और डायबिटिक फुट अल्सर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डायबिटीज़ वाले बंदे को पहले से ही आपको पता है कि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है, इस्कीमिया की वजह से ये गैंग्रीन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सो डायबिटिक फुट अल्सर क्या होता है आपको अंदाज़ा हो गया होगा। डायबिटीज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम है, सिंगल मोस्ट कॉमन अंडरलाइन कॉज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्प्यूटेशन, कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के एम्प्यूटेशन के केस आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ दैट लीड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन। द रिस्क ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एम्प्यूटेशन इन डायबिटीज़ इज़ 15 to 46 टाइम्स हायर दैन इन नॉन डायबिटिक पेशेंट। कि एम्प्यूटेशन के चांसेस जो बंदा डायबिटीज़ वाला है उसमें 15 to 46 टाइम्स ज़्यादा होते हैं दूसरे नॉर्मल बंदों से। ठीक है, क्योंकि लोअर लिम्स की सबसे ज़्यादा एम्प्यूटेशन आपको पता है ना, लोअर लिम्ब कटवा देते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो अल्सर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गैंग्रीन हो जाए, फिर उसके हील होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ वो पेन होती है और दूसरा ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए एम्प्यूटेट कर देते हैं, वो पार्ट उतार देते हैं। ठीक है, अब वो आपके किसी काम का नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉजेज़ हैं लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन की वो किस वजह से हैं? डायबिटीज़ फुट अल्सर की वजह से। एटियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है? ये डायबिटिक फुट अल्सर जो हैं ये वर्स होते हैं टाइम के साथ साथ। इसके 3 मेजर प्राइमरी जो पाथवेज होते हैं इंजरी होने के वो क्या हैं? इल फिटिंग शूज़, आपने जो जूते पहने हैं, ये जो लोग होते हैं डायबिटीज़ वाले, इनको हम ये चीज़ जो है बहुत इस चीज़ पर नोटिस किया जाता है कि जो शूज़ होते हैं ये अच्छे पहने, फिटिंग शूज़ पहने। ठीक है, अगर इल फिटिंग शूज़ होते हैं तो लो प्रेशर इंजरीज हो जाती हैं, क्या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रेशर लगता रहता है जूतों के ऊपर, जूतों की वजह से पाँव के ऊपर, और उसकी वजह से इंजरी हो जाती है। दूसरा, अल्सर्स ऑन वेट बेयरिंग एरियाज़। ठीक है, तो तीसरा है पेनिट्रेटिंग इंजरीज़, को कोई चीज़ पाँव में लगी है डायरेक्टली, तो शूज़ की वजह से हो सकता है, वेट बेयरिंग एरियाज़ को आहिस्ता आहिस्ता अल्सर्स बन जाते हैं वहाँ पे। तीसरा, पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ हो जाती हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मल्टी फैक्टोरियल और कॉम्प्लेक्स होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, डिफरेंट इसके होते हैं, यानी कि वैस्क्यूलोपैथी वैसल्स की वजह से, दूसरी न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, वैसल्स की वजह से, इस्कीमिया की वजह से जो होती है वह वैस्क्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी में सेंसरी भी आ जाता है, मोटर भी आ जाता है और ऑटोनोमिक भी आ जाता है। क्रिटिकल ट्रायड होती है इसमें न्यूरोपैथी, कि एक न्यूरोपैथी होगी उसकी वजह से फुट डिफॉर्मिटी हो जाएगी, और ट्रॉमा। ये 3 चीज़ें जो हैं ये अल्सर को लीड करेंगी। कि न्यूरोपैथी थी, नहीं पता चला, सेंसेशन नहीं आई, ठीक है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फुट डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है और ट्रॉमा हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है? अल्सर। ये तीनों मिलके, क्रिटिकल ट्रायड मिलके क्या कॉज करती है? अल्सर। हमने कहा 2 कॉजेज़ हैं, वैस्क्यूलोपैथी है और न्यूरोपैथी है। वैस्क्यूलोपैथी क्या होती है? मैक्रो और माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है, कि वैसल्स की एंजियोपैथी जो है मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है, माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है। जो मैक्रो लेवल पे है यानी कि नज़र आपको आएगी एथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ लार्ज आर्टरीज। ठीक है, मैक्रो एंजियोपैथी यानी कि बड़े लेवल पे हुई है, और इसमें होता क्या है कि लार्ज आर्टरीज में एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। और माइक्रो एंजियोपैथी वैसल्स में जो छोटे लेवल पे जो आपको नज़र नहीं आएगी वो क्या है कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वैसल्स की वो थिक होना शुरू हो जाती है और एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं। क्या हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई है, एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई है, कैपिलरीज डैमेज हो गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज लोकल ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होता है? एक तो पुअर एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन, ठीक है, दूसरा पुअर वुंड हीलिंग, कि जब लोकल एरिया में हमने कहा एंजियोपैथीज हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई उस एरिया में नहीं जाती। जब वैसल्स में इशू आ गया है, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो बेशक आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स जब ब्लड ही नहीं जाएगा उस एरिया में तो एंटीबायोटिक्स कैसे जाएंगी? तो इन्फेक्शन मज़ीद फैलेगा।
दूसरा पुअर वूंड हीलिंग, के जब ब्लड नहीं जा रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, हेल्दी चीज़ें नहीं जा रही उस एरिया में, तो वो कैसे वूंड हीलिंग होगी, ठीक है। तो इस वजह से वूंड हीलिंग भी स्लो हो जाती है। दूसरा हमने कहा न्यूरोपैथी होता है। न्यूरोपैथी जो है सेंसरी और सेंसरी भी थी, मोटर भी थी और ऑटोनॉमिक भी थी। सेंसरी में क्या होता है कि जब पेन सेंसेशन चली जाती हैं तो क्या होता है, अननोटिस ट्रॉमा, पता नहीं चलता, पेन तो आ नहीं रही पाँव में, तो अननोटिस ट्रॉमा हो जाता है कि बेशक गर्म चीज़ पे पाँव रखती है, किसी केमिकल पे या मैकेनिकल किसी भी तरह का जो है ट्रॉमा आया, पता नहीं चला क्योंकि सेंसेशन नहीं थी। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, लीजन बढ़ती जाती है, अनचेक्ड कैलस फॉर्मेशन, कैलस बनने लग जाता है, आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि सेंसेशन नहीं है। पेन होती तो आपको पता चल जाता। फिर क्या होता है, कैलस बन जाता है, टिश्यू नेक्रोसिस और डैमेज, कैलस के नीचे क्या होता है कि टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, कैविटीज़ बनने लग जाती हैं जिसके अंदर फ्लूइड होता है। फिर ये जो कैविटीज़ हैं ये सरफेस के ऊपर आके इरप्शन हो जाती है उनकी, और फिर अल्सर बन जाता है, ठीक है। कि आहिस्ता आहिस्ता जो था, वजह क्या थी कि सेंसेशन नहीं थी, सेंसेशन की वजह से कोई इंजरी हुई और फिर वो बढ़ती गई। अगर आपको पता चल जाता, अननोटिस रही है, पता नहीं चला, जब पता चल जाता तो बंदा कोई हल कर लेता है, लेकिन पता इसका कब चला, जब अल्सर बन गया है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इरप्शन होना शुरू, जब पेन नहीं होगी, आप, पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव सेंसेशन, ठीक है। हमें पेन नेगेटिव लगते हैं लेकिन पेन प्रोटेक्टिव होता है, पेन ना हो तो बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। सेकंड है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो थी वो हमने सेंसरी पढ़ ली है। मोटर न्यूरोपैथी अब देखेंगे कि होता क्या है, वीकनेस एंड वेस्टिंग ऑफ इंट्रिंसिक फुट मसल्स। जब फुट मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, वेस्ट होना शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से फुट में डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, अबनॉर्मल गेट की वजह से अल्सर्स बन जाते हैं। थर्ड थी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक में क्या है कि आपकी स्वेटिंग कम हो जाती है, उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं है, स्वेटिंग कम हो जाती है, स्किन ड्राई और ब्रिटल हो जाती है। जब स्वेटिंग नहीं है, स्किन ड्राई हो गई है, तो फिशर्स और क्रैक्स पड़ जाएंगे। क्रैक्स होगा तो फिर जब भी आपकी स्किन डिसरप्ट हो जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे, वहाँ से इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स अंदर जाने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा और अल्सर बन जाएगा। तो अभी हमने 3 कॉजेज़ पढ़ ली हैं। उसके बाद अब हमने असेसमेंट करनी है। असेसमेंट में आपने हिस्ट्री लेनी है, जनरली उससे पूछें कि फ़ीवर है, उसको चिल्स, स्वेट या वोमिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें उससे पूछ लें। उसके बाद हम उससे पूछेंगे उसकी कंडीशन, उसकी देखेंगे, कंफ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है, किस तरह की कंडीशन के साथ है, सोशल देखें, निगलेक्टेड है, लैक ऑफ होम सब के उसके घर वाले उसको कितना पूछते हैं, वो आपका अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। कि अगर उसके साथ कोई केयर गिवर्स आए हैं या वो अकेला आया है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा उसका सोशल स्टेटस का। न्यूरोपैथी अगर प्रेजेंट है उसके लिए आप नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, बर्निंग, टिंगलिंग, नॉकटर्नल लेग पेन्स, ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे अगर न्यूरोपैथी है। उसके अलावा ड्यूरेशन देख लें, पेन अगर कोई है या जो अल्सर हुआ है उसका ड्यूरेशन कितना है, डायबिटिक कंट्रोल वो कितना यूज़ कर रहा है, डायबिटीज़ का लेवल क्या है, प्रीवियस अल्सर कब हुआ था, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन या कोई भी अदर के। इन आपको हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पता है आप क्या चीज़ें देखते हो, ठीक है। हिस्ट्री आपने उसकी अच्छे से ले लेनी है। यूज़ ऑफ 10 ग्राम मोनोफिलामेंट वायर ऑन ईच फुट एट द फॉलोइंग 10 साइड्स। अब इसका टेस्ट करना होता है कि मोनोफिलामेंट होता है, ठीक है, 10 ग्राम, 10 जी, शायद ग्राम ही होता है, तो 10 ग्राम जो होता है आपने मोनोफिलामेंट टेस्ट करना होता है। कि आप प्लांटर एस्पेक्ट, ये जो आपने पाउंड का बंदे का दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपने ना डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कि आपने क्या करना होता है कि 10 साइड्स के ऊपर आपने मोनोफिलामेंट लगाना होता है, ठीक है। एक मोनोफिलामेंट होता है, वायर होती है, वो आपने 10 साइड्स पे लगानी होती है और फिर आपने देखना होता है इस बंदे में सेंसेशन चेक कर रहे हैं ना आप उसकी। प्लांटर एस्पेक्ट पे आपने 1st, 3rd और 5th डिजिट पे लगानी होती है। अगर यहाँ पे देखें आप तो ये 1st डिजिट है, ये 3rd है और 5th डिजिट, ये जो डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे उसकी ये वायर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 1st, 3rd और 5th मेटाटार्सल हेड्स के लेवल पे, ठीक है, इन्हीं के नीचे मेटाटार्सल हेड्स पे आपने ये मोनोफिलामेंट लगाना है। देन आपने मिड फुट मीडियली एंड लैटरली, ठीक है, मिड फुट के मीडियली और लैटरली लगाना है। देन डॉर्सल, प्लांटर हील पे लगाना है। देन डॉर्सल एस्पेक्ट पे आ जाएं तो मिड फुट के डॉर्सल एस्पेक्ट पे आप इसको ये मोनोफिलामेंट लगाते हैं, ठीक है। ये टेस्ट इस तरह परफॉर्म करना है। पेशेंट को सुपाइन और सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। उसकी कोई सॉक्स वगैरह हैं तो उसको रिमूव करा देना है, शूज़ वगैरह उतार देने हैं, उसकी लेग्स को सपोर्ट देना है। देन मोनोफिलामेंट जो होता है उसके आर्म और हैंड पे पहले चेक कर दें, लगा के उसको चेक कराना है। वो नॉर्मल होते हैं ना हाथ वगैरह, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह की फीलिंग आएगी। अगर ये फीलिंग आपके पाँव पे आएगी, जहाँ जहाँ हम लगाएंगे आपने हमें बताना है, ठीक है। तो अब वो बता देता है, जैसे जैसे उसको जैसे कोई फीलिंग आए वो यस उसको बता दें कि हमें बता दें, आपने यस से रिस्पॉन्ड करना है। न्यूट्रल पोजीशन उसकी बना दें, ठीक है। पाँव की टोज़ जो होते हैं पॉइंटिंग स्ट्रेट अप, जैसे ये बंदा लेटा हुआ है इसके टोज़ जो हैं स्ट्रेट अप हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ है। तो इसके जो नेचुरल पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में उसको रखना है, टोज़ उसके ऊपर होंगे, उसको कहना आंखें बंद कर लो। अब जब भी आपको फील होगा मोनोफिलामेंट, आप क्या करोगे कि हमें बता दोगे,
ठीक है। मोनोफिलामेंट आपने परपेंडिकुलर टू द पेशेंट्स फुट आपने लगाना है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये मोनोफिलामेंट जो है, ये मोनोफिलामेंट है जो उसको टच कर रहे हैं परपेंडिकुलरली फुट के, फुट जो है अप साइड है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर ये जो लाइन है हल्की सी अगर आपको नज़र आ रही हो, एक तो मेरा कैमरा ब्लर हो जाता है, तो ये मोनोफिलामेंट टच कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपने इस तरह उसको टच करना है, आंखें उसकी बंद करा देनी है, देन उसे प्रेस करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मोनोफिलामेंट वायर बेंड्स इनटू, ये तब तक प्रेस करना है जब तक एक वायर है ना वो तब तक सी ना बन जाए, यानी कि बेंड हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। सी शेप में आ जाएगी तो मतलब इतना प्रेस करना है आपने। तो फिर आपने होल्ड करना है मोनोफिलामेंट को 1 सेकंड के लिए, रिकॉर्ड करना है उसके जो भी कंडीशन होगी, जो उसका रिस्पॉन्स होगा आपने वो रिकॉर्ड करना है। इसको प्लस, अगर ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है तो प्लस प्लस, तो अगर नेगेटिव रिस्पांस है तो नेगेटिव लिख दें, नेगेटिव का साइन। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा सारी 10 की 10 जो हैं साइड्स वहाँ पे आपने ये नोटिस करना है। उसके बाद इफ़ ही हैज़ अ स्कार, कैलस और नेक्रोटिक टिश्यू एट अ टेस्ट साइट, अप्लाई द मोनोफिलामेंट अलॉन्ग द पैरामीटर ऑफ द नॉर्मेलिटी, कि उसके बीच में नहीं आपने कि स्कार है या कैलस है तो उसके अंदर आपने ये मोनोफिलामेंट डाल देना है, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपने उसकी पैरीमीट्रीज यानी कि इर्द गिर्द आपने उसको टच करा के तो फिर उसे पूछ लेना। लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन इज इंडिकेटेड इफ द पेशेंट कैंट फील द मोनोफिलामेंट एट एनी साइट ऑन हिज फुट। इट्स एसेंशियल टू टीच अ पेशेंट हु हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्टिव सेंसेशन टू इंस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट हिज फीट। कि अब अगर उसको लॉस हो गया ना सेंसेशन का, तो आपने फिर उसको सिखाना है कि आपने अपने पाँव को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि आपको तो कोई सेंसेशन तो नहीं आएगी, अगर कोई चोट भी लग जाएगी तो नहीं पता चलेगा। तो आपने इंस्पेक्ट करते रहना, प्रोटेक्ट करते रहना अपने पाँव को। तो उसके बाद इवैल्यूएशन आ जाती है। इवैल्यूएशन में न्यूरोपैथी डिसेबिलिटी स्कोर होता है, इवैल्यूएट करना है वाइब्रेशन विद 128 हर्ट्ज ड्यूरिंग वर्क, पिन प्रिक, हॉट कोल्ड परसेप्शन और एचएलएस डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये आपने न्यूरोपैथी डिसेबिलिटी स्कोर होता है जिससे आप ये सारे टेस्ट करते हो, जिसके दौरान कि वाइब्रेशन करानी होती है 128 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू। उसके अलावा पिन प्रिक, हॉट कोल्ड परसेप्शन और एचएलएस डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो होता है, अगर नॉर्मल आएगा तो आपने 0 लगा देना है, अगर एक से दूसरी बार आपको करना पड़ा है फिर आपका रिफ्लेक्स आया तो फिर 1 और 2 लगा देंगे अगर एब्सेंट है। बाकी सबके लिए जितने भी टेस्ट आप करोगे, वाइब्रेशन का किया, पिन प्रिक, हॉट कोल्ड जो भी किया है, उसके लिए नॉर्मल होगा तो 0, 1 होगा तो अब नॉर्मल, ठीक है। और हर फुट को आपने जो है वो स्कोर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 स्कोर्स होने चाहिए। Abbott showed that high neuropathy disability scores were associated with higher ulcer incidence। कि जितना ज़्यादा स्कोर्स हैं, हमने 1 एबनॉर्मल के लिए कहा है ना, तो जितने भी टेस्ट कराएंगे उसमें नॉर्मल का 0 है, 1 एबनॉर्मल का है, तो जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, न्यूरोपैथी डिसेबिलिटी के चांसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन में क्या करना है, वीपीटी टेस्टिंग होती है, वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड टेस्टिंग, ठीक है। कि वाइब्रेशन हमने जो ट्यूनिंग फोर्क कहा है उसको हमने वाइब्रेशन जो है वो परसेप्शन करने की कितना थ्रेशोल्ड है, कितनी टाइम पे जाके उसको थ्रेशोल्ड जो है उसका क्या था जहाँ पे जाके उसको वाइब्रेशन फील होती है। VPT testing is a quantitative evaluation that measures large myelinated nerve fibers. It is less prone to inter-operator variation than our monofilaments and it doesn't need to be replaced to continue providing accurate result. VPT testing जो होती है ये एक तो large myelinated nerve fibers लेके जाते हैं ना ये vibration sensations, तो उसका अंदाज़ा हो जाता है ये इंटैक्ट हैं ये नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वेरिएशंस नहीं होती, एक बार अगर आपने टेस्ट किया आपको दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक्यूरेट ही आते हैं और मोनोफिलामेंट से ज़्यादा बेहतर हैं। वीपीटी टेस्टिंग के लिए एक मीटर होता है, वीपीटी मीटर, वो यहाँ पे नहीं बना हुआ। वीपीटी मीटर होता है, वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, उसका एक हेड होता है रबर का, ठीक है। उसको बोनी प्रोमिनेंस पे आपने उसके हेड को लगा देना है, ठीक है। आप जो भी आपका पाँव है जहाँ पे भी आपने उसको टेस्ट करना है, बोनी प्रोमिनेंस लाइक आपका मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, ठीक है। कि फर्स्ट मेटाटार्सल का मीडियल एस्पेक्ट लाइक यहाँ पे आपने उसको लगा देना है, ठीक है। तो उसका मेटल का रबर का हेड होता है या फिर आप टिप और ग्रेड टो पे वो उसको लगा दें। यूनिट के अंदर क्या होता है, लीनियर स्केल दैट डिस्प्लेज द अप्लाइड वोल्टेज। उसका वो जो यूनिट बना होता है ना, वो जो डिवाइस है उसके ऊपर शो हो रहा होता है कि इतना वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 100 वोल्ट्स तक। एम्पलीट्यूड जो है वो आपने स्लोली इंक्रीज़ करना है जब तक बंदा फील नहीं कर लेता। आपने टेंस यूज़ किया होगा, टेंस में भी हम इस तरह करते हैं, वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते हैं, जब वो बंदा फील करने लग जाता है वहाँ पे हम रोक देते हैं,
ठीक है। इसी तरह जो है ये वीपीटी टेस्टिंग के लिए वीपीटी मीटर होता है, उसके ऊपर वो वोल्टेज मीटर बना हुआ है। आपने वोल्टेज बढ़ाते जाना है, जब उसका एम्पलीट्यूड आपने तब तक बढ़ाना है जब तक उस बंदे को फील नहीं होता। जब उसको फील होना शुरू हो जाएगा आपने रोक देना है, ठीक है। इनएबिलिटी टू फील ग्रेटर दैन 25 वोल्ट इज़ इंडिकेटिव ऑफ LOPS, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन, ठीक है। कि अगर उसका 25 वोल्ट से भी ज़्यादा उसको आपने वो दे दिया और अभी तक आप उसको फील कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोटेक्टिव सेंसेशन ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद यानी कि सेंसेशन जितनी चाहिए थी वो कम है। पेशेंट एट रिस्क ऑफ अल्सरेशन एंड एम्पूटेशन, ठीक है, ये बंदे रिस्क पे होते हैं। पैरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो होती है ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है। वैल्यूएटिंग वैस्कुलर स्टेटस शुड इंक्लूड अ थॉरो हिस्ट्री ऑफ, जब आप वैस्कुलर स्टेटस चेक करोगे उसमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, के कोई क्लॉडिकेशन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, इस्कीमिक रेस्ट पेन तो नहीं होती है बंदे को। उसके अलावा उसने पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी तो नहीं कराई, या कोई स्किन का टेम्परेचर डिपेंडेंट र्यूबर, पैलर, हेयर लॉस और शाइनी स्किन, इस तरह के कोई साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हों। उसके अलावा जो है क्लिनिकल असेसमेंट करनी है लोअर एक्सट्रीमिटी की पल्सेस की। एंकल ब्रेकियल टेस्ट इंडेक्स टेस्ट करना होता है, टो ब्रेकियल इंडेक्स होता है, वो चेक करना है कि आपने लोअर एक्सट्रीमिटी की सारे जो वैसल रिलेटेड टेस्ट होते हैं ना वो आपने करने हैं कि कहीं उसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। कि उसका पहले आपने क्या किया था कि आपने इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के टेस्ट जो थे हमने कहा कि देखें कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का, उसको रेस्ट में पेन तो नहीं आते इस्कीमिया रिलेटेड। उसके अलावा पेरिफेरल वैस्कुलर कोई सर्जरी हुई हुई हो या कोई टेम्परेचर चेंजेस हों उस एरिया में, डिपेंडेंट र्यूबर, पैलर, हेयर लॉस, शाइनी स्किन, ये सारे किस चीज़ के इंडिकेटिव है जो उसको कोई आर्टरी रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटी की पल्सेस चेक कर लें। ABIs होते हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट होता है, टो ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट होता है, ये आप चेक कर लें। वैन ABI, अगर आपको ABI लगता है एंकल्स के लेवल पे आप पल्स आपको सही से नहीं मिल रहे, दैन टो ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट होता है, वहाँ से आप कर लें। वैन द ABI इज़ ग्रेटर दैन 1.3 द आर्टरीज आर कंसीडर टू बी नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। लेज़र डॉपलर असेसमेंट ऑफ स्किन परफ्यूजन प्रेशर, अगर स्किन का परफ्यूजन यानी ब्लड सप्लाई स्किन को कितनी है उसके लिए आप लेज़र डॉपलर यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपने आर्टीरियल डिजीज़ को, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है, सो ये सारा कुछ आपने करना है, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह उसकी लेनी है, आपने ABIs वगैरह लेने हैं। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन करनी है स्किन और नेल की, ठीक है। आप हर चीज़ को देखना होता है ना इस बंदे में। इवालुएशन जब आप कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कोई ऐसी कंडीशन जो है कहीं उसको उसकी सिवेरिटी कितनी है। डायबिटीज़ तो है, तो डायबिटीज़ इन्वॉल्व करती है ना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाती होती है, ठीक है। न्यूरोपैथीज़ हो सकती हैं, वास्कुलोपैथीज़ हो सकते हैं। तो आपने एक्सक्लूड करना है कि कौन सी कंडीशन है इस बंदे को, कि सिवेरिटी किस कदर है, ठीक है। स्किन और नेल की एग्जामिनेशन आपने करनी है। आइडेंटिफाई करें सबटल साइंस ऑफ इम्पेंडिंग इंजरी, कि पहले देखें कि कोई इंजरी कोई है इंक्लूडिंग हाई प्रेशर एरियाज़, क्रैक्स, लैसरेशंस और फिशर्स ऑन द स्किन। कि आपने पाँव की पहले स्किन देखें कि कहीं पे कोई इंजरी वगैरह के साइंस आपको नज़र आ रहे हों, कि हाई प्रेशर एरियाज़ देख लें, कोई क्रैक्स, कहीं पे लैसरेशन या फिशर्स पाँव में बने हों। डिस्कलरेशन ऑफ अ कैलस, ब्लीडिंग अंडर अ कैलस, के अगर कोई कैलस बना है तो उसकी डिस्कलरेशन तो नहीं होगी है। ओनाइकोमाइकोसिस, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ओनाइकोक्रिप्टोसिस होता है। टो नेल डैमेज, नेल फोल्ड, कि ये होता है ना हमारा, अगर टो नेल खुद ही जो होता है कि ये डैमेज कर देता है आपके नेल फोल्ड को और फिर पस पड़ जाती है, और ये सारा ओनाइकोक्रिप्टोसिस। आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस भी कर रही हूँ या नहीं, लेकिन ये वर्ड्स ये लिखे हुए हैं। ओनाइकोमाइकोसिस या ओनिकोमाइकोसिस होगा शायद, ओनिकोक्रिप्टोसिस। तो ये देख लें स्किन और नेल की एग्जामिनेशन में कि कहीं इसके कोई साइंस तो नहीं है। उसके बाद आपने मस्क्यूलोस्केलेटल एग्जामिनेशन करनी है। इंट्रिंसिक माइनस फुट विच डिस्क्राइब्स वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल इंट्रिंसिक मसल, कि जो इंट्रिंसिक मसल वो होते हैं जो कि पाँव के अंदर ही जिनका ओरिजिन था और वहीं पे उनका क्या उसको कहते हैं, इंजर्शन पॉइंट था। तो ओरिजिन भी वही है, इंजर्शन भी वही है, वो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक माइनस फुट होता है कि स्मॉल मसल्स जो होते हैं फुट के, इंट्रिंसिक मसल उनकी वेस्टिंग हो गई है, जो कि हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस, लम्ब्राइकल्स, एंट्रोशियाई और अबडक्टर हेलुसिस। उसके बाद मेटाटार्सल अल्सर्स चेक करने हैं आपने। डिजिटल डिफॉर्मिटीज़ आर इरिटेटेड बाय द टो बॉक्स ऑफ शू, ठीक है। कि आप जब जो पॉइंटेड शूज़ बंदे पहनते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो टो बॉक्स होता है ना वो आपकी डिजिटल डिफॉर्मिटीज़ के पॉइंटेड शूज़ की वजह से आपके मेटाटार्सल्स में अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जूतों की वजह से होता है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फैट पैड एंड इंक्रीज प्रेशर अंडर द मेटाटार्सल हेड, मेटाटार्सल हेड्स के नीचे ये जो होता है ना ये एरियाज़,
यहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, मेटाटार्सल हेड्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इश्यूज़ होते हैं आपके। जो यहाँ पे फैट पैड जो होता है आपका आहिस्ता आहिस्ता लॉस हो जाता है, जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो आपने मेटाटार्सल का अल्सर भी चेक कर लेना है। टोज डिफॉर्म एंड द मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट डिसलोकेट, ये भी देख लें। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द एंकल एंड मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, तो ये मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में आपने देख लेना है कि टोज जो हैं वो नॉर्मल है, ये डिफॉर्म हो गए हैं, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट डिसलोकेशन हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है सीवियर कंडीशन जितनी सीवियर जाती जाएगी वैसे वैसे इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा बन जाएंगी, डिसलोकेशंस बन जाएंगी। तो आपने ये देखना है कि कहीं उसकी डिसलोकेशंस तो नहीं हुई हुई, मोबिलिटी जो है उसकी नॉर्मल है या जॉइंट्स की, एंकल जॉइंट की, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट की या नहीं है। उसके अलावा आपने इन्फेक्शन देख लेना है कि इन्फेक्शन आपका सॉफ्ट टिश्यू में भी हो सकता है, बोन तक भी जा सकता है, ठीक है। आपने देख लेना सॉफ्ट टिश्यू और बोन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया इम्पेयर्स ल्यूकोसाइड फंक्शनिंग इंक्लूडिंग फेगोसाइटोसिस इंट्रासेलुलर किलिंग फंक्शन। आपको पता है कि जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो आपके जो WBCs हैं, जो आपके ल्यूकोसाइड्स हैं, आपके फेगोसाइट्स हैं, ये अपना काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जब फेगोसाइट्स अपना काम नहीं करेंगे, सेल में जो डेब्रिस है जो वो ख़त्म नहीं होगा, तो कैसे वो हील होगा अल्सर, ठीक है। तो हीलिंग में अफेक्ट इसका भी होता है, हाइपरग्लाइसीमिया का। इसी वजह से हीलिंग स्लो हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स अपना काम नहीं कर पा रहे हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, फेगोसाइटोसिस की वजह से। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देख लें, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक कल्चर्स करा के देख लें, वूंड डेप्थ देख लें कि जितना वूंड गहरा होगा उससे अंदाज़ा हो जाएगा इन्फेक्शन किस कदर है। उसके अलावा रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होती है कि रिस्क फैक्टर सॉफ्ट टिश्यू के और बोन के, मतलब आप सेपरेट आउट कर सकते हैं कि बोन का है या सॉफ्ट टिश्यू का है। जो सॉफ्ट टिश्यू का होता है, वूंड पेनिट्रेट्स टू बोन, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क फैक्टर क्या है कि वूंड जो है बोन तक पेनिट्रेट कर सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री है अल्सरेशन की, ठीक है। उनमें सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है जिसको पहले से ही अल्सर की हिस्ट्री थी, पहले भी हुआ है उसको पाँव में या पहले भी कहीं पे भी, तो उनमें हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा वूंड पेनिट्रेट कर सकता है बोन तक, तो इन्फेक्शन तो होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर रिकरेंट मल्टीपल वूंड्स हैं, ठीक है, वूंड बार बार हो रहे हैं तो इन्फेक्शन। अब ये देखना, वूंड और इन्फेक्शन होना एक चीज़ नहीं है, अगर आपको चीज़ कंफ्यूज कर रही है। वूंड हो जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वूंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो वूंड्स होते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर बैक्टीरियाज़ आ जाएं, कॉलोनाइज हो जाएं, फिर बैक्टीरियाज़ जो हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो इसकी हीलिंग को अफेक्ट करेंगे, वो इसकी हीलिंग बहुत स्लो कर देंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है, उन्होंने कहा सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होने के चांसेस कब हैं, इन्फेक्शन होने के, कि जो वूंड है वो बोन तक चला गया। अगर बोन तक इतना गहरा वूंड है तो सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन पड़ सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अल्सर की प्रीवियस हिस्ट्री भी थी, पहले भी हुआ था, तो भी सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो सकता है कि इन्फेक्शन हुआ था तो शायद इस वजह से दोबारा हुआ है। तो तीसरी चीज़ यह है कि रिकरेंट मल्टीपल वूंड्स, के वूंड दोबारा हो रहा है, इन्फेक्शन है तो दोबारा हो रहा है ना, तो ये चांसेस हैं कि सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो सकता है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर है बोन में इन्फेक्शन के, कि अल्सर जो है बोन तक पहुंचा हुआ है तो फिर इन्फेक्शन भी बोन में चला जा सकता है। अल्सर का ड्यूरेशन मोर देन 30 डेज़ हो गया है, इतने देर जो अगर अल्सर है इसका मतलब हील नहीं हो रहा, इन्फेक्शन है तो हील नहीं हो रहा ना। देन रिकरेंट फुट अल्सरेशन, फुट जो है बार बार उसमें अल्सरेशन हो रही है। ट्रोमेटिक एटियोलॉजी थी कि ट्रॉमा हुआ था, पाँव में कोई चोट लगी थी, तो फिर अगर ट्रॉमा हुआ था इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अंदर गया हो सकता है, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, उसमें भी ये सीन होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, बोन तक जा सकता है। देन इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले आपने ग्लाइसीमिक कंट्रोल, ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करोगे तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो इफेक्टिव ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है, वो कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंसिव टीम एफर्ट होती है कि टीम पूरी होती है जो कि ये सारा कुछ मैनेज करेगी। डाइटरी मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, बंदे ने सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज, अप्रोप्रिएट मेडिकेशन, अर्ली रिकग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ये सारा कुछ जो है, ग्लाइसीमिया अगर कंट्रोल में रहेगा तो सब कुछ सकते हो। ग्लाइसीमिया आप कंट्रोल कैसे कर रहे हो, डाइट से, एक्सरसाइज से, सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटर करके, मेडिसिन लेके। उसके अलावा अगर उसको अर्ली रिकग्नाइज कर लोगे तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। उसके अलावा फूड की केयर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आपने ग्लाइसीमिया को तो कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, वो अगर आपका ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में रहेगा, उसके साथ साथ आपने अपने फूड की केयर करना होती है। प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहने, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते रहें कि ठीक है नॉर्मल रहे। प्रेशर जो होता है, प्रेशर एरियाज वहाँ पर भी हो सकती है, इसलिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। करेक्टली साइज शूज़ पहने, प्रोटेक्टिव इंसोल होना चाहिए। रिड्यूस प्रेशर 20% तक चांसेस कम हो जाते हैं।
इन शॉर्ट यही है कि आप शूज़ अच्छे पहने, इतना आप डीप ना जाएं। ग्लाइसीमिया कंट्रोल करें, फुट केयर करें, प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहने, प्रेशर रिडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, करेक्टली साइज शूज़ पहने, डायबिटिक शू बिल होता है वो आपने यूज़ करना है, 1 पेयर ऑफ कस्टम मोल्डेड शूज़ एंड 2 एडिशनल पेयर्स ऑफ मल्टी डेंसिटी इंसर्ट्स। इसको दफ़ा करें, आप क्या इतना डीप जाएंगे। इलेक्टिव एंड प्रोफाइलैक्टिव सर्जरी आ जाती है अगर अब यहाँ पे इसकी सर्जरी भी होती है। इलेक्टिव सर्जरी इज़ प्लान्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन अ पेशेंट विद फुट डिफॉर्मिटी टू एलिमिनेट पेन और टू इन्हांस फंक्शन। इलेक्टिव सर्जरी किस लिए करनी है? रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, ठीक है, कि पेशेंट की पेन कम कर दी जाए, डिफॉर्मिटी कम हो जाए और फंक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसको इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं। प्रोफाइलैक्टिव सर्जरी ये है कि अल्सर को दोबारा होने से रोकना है, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट को कहते हैं ना, ठीक है, अल्सर की रिकरेंस को रोकने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो प्रोफाइलैक्टिक है। क्योरेटिव सर्जरी ये है कि वुंड हीलिंग को क्योर करने के लिए, ठीक है, तो वुंड हीलिंग जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो क्योरेटिव सर्जरी है। इमरजेंसी सर्जरी क्या होती है? इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए और टिश्यू को डिवाइटलाइज करने के लिए, ठीक है। अब आ जाती है प्रिवेंटिव एजुकेशन के बंदे के सर्जरीज ही नहीं आपने करते रहना, प्रिवेंटिव एजुकेशन होती है, उसमें इंटेंसिव इंट्रोडक्शन टू द डिज़ीज़, बंदे को डिज़ीज़ के बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए जाते हैं कैसे इसको कॉप अप करना है, टाइम के साथ साथ नॉलेज दिया जाता है कि आपने फुट केयर कैसे करनी है, ठीक है, तो बंदे को भी समझाना है आपने कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। उसके बाद टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है। 2 मेन बैरियर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट्स टू पुअर रिजल्ट्स विद स्टैंडर्ड प्रिवेंशन प्रैक्टिस, के आपके जो नॉर्मल आप प्रिवेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें 2 मेन बैरियर्स आते हैं। फर्स्ट बैरियर क्या है? ऑफन कैन नॉट विजुअलाइज, के बंदा अपने पाँव, जो बूढ़े बंदे मोस्टली जो होता है ये बूढ़े बंदों में होता है, तो उनके जॉइंट्स इस काबिल ही नहीं होते वो पाँव मोड़ मोड़ के नीचे से देख सकें, ठीक है, तो वो पाँव के नीचे अक्सर होता है तो विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो मसला ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि विजुअल साइंस ऑफ टिश्यू इंजरी आर प्रोबेबली टू सब्टल, कि जो विजुअली आपको नज़र आ रहा है ना वो इतना कोई मसला नहीं नज़र आता, लेकिन मसला मैंने आपको बताया कि पहले जब अल्सर होता है तो वो नीचे होते हैं, इरोजन्स जो होती हैं जो वो बन रही होती हैं, कैविटीज़ बन रही होती हैं वो नीचे होती हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आके रोड हो जाती हैं, ठीक है, तो मसला ऊपर से देखने में इतना ज़्यादा नहीं होता, ये नहीं पता चलता वुंड कितना गहरा हो गया या क्या मसला हो गया, तो देखने में इतना समझ नहीं आती उनको, विजुअल साइंस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते फॉर इवन द मोस्ट मोटिवेटेड पेशेंट और फैमिली मेम्बर टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई, ठीक है, कि बेशक बंदा बहुत ध्यान से देख रहा है लेकिन मतलब ख्याल भी कर रहे हैं, लेकिन विजुअल साइंस इतने ज़्यादा वो नहीं होते कि समझ आ जाए। तो ये सारे आपने करने हैं, सर्जरीज करा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक था कि वुंड करेक्टरिस्टिक और मैनेजमेंट के लिए मैगेट वैगनार का अल्सर क्लासिफिकेशन का एक टेबल था, उसने ग्रेड्स किए थे कि ग्रेड्स में डिवाइड किया अल्सर को, कि 0 ग्रेड है प्री अल्सरेशन लीजन्स हैं, ठीक है, अल्सर से पहले जो लीजन्स होती हैं ना वो हुई हुई हैं अल्सर, या फिर अल्सर हील हो गया है या कोई बोनी डिफॉर्मिटी है, ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो ग्रेड 0 है, कि अभी अल्सर प्री अल्सरेशन लीजन है या पुरानी हिस्ट्री है, अल्सर था ठीक हो गया है, ठीक है, या कोई बोनी डिफॉर्मिटी है, तो ये 0 ग्रेड में आ जाता है। 1 में क्या है? अल्सर है सुपरफिशियल, अब सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व नहीं हुआ हुआ। सेकंड क्या है? ग्रेड पेनिट्रेशन थ्रू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, अब बोन एक्सपोज हो गया है, टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट, लेकिन जो है बोन के अंदर नहीं गया, बोन एक्सपोज्ड है लेकिन ये पेनिट्रेट कर गया है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। उसके बाद 3 पे क्या आ जाता है? ओस्टाइटिस, एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस, के अब ये इन्फेक्शन बोन के अंदर चला गया है, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या हो जाता है? डिजिट्स का गैंग्रीन, गैंग्रीन आपको पता है ना, बिल्कुल ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, वो एरिया जो होता है गलना सड़ना शुरू हो जाता है इस्कीमिया की वजह से, तो आज फिर गैंग्रीन वाला एरिया क्या करा देते हैं? एम्प्यूटेशन हो जाती है। तो डिजिट की गैंग्रीन अगर हो गई है तो 4 ग्रेड है, और 5 पे क्या होता है? पूरे फुट की गैंग्रीन है तो पूरा पाँव कटाना पड़ता है। तो उसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ टू रिड्यूस प्रेशर जो होती हैं वो अमेरिकन डायबिटीज़ ADA इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ADA ने बताया कि आपने कैसे प्रेशर को रिड्यूस करना है। उसके लिए डिब्राइडमेंट करें, अर्ली एंड ऑफन रिड्यूसिंग प्रेशर। पहले तो डिब्राइडमेंट ज़रूरी होती है ना अगर कोई वूंड हो गया। दूसरा, आप प्रेशर रिड्यूस करें उन एरियाज़ पे, मॉइस्ट वूंड हीलिंग करें, इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करें, इस्कीमिया है उसको ठीक करें, कि इस्कीमिया की वजह से मसला ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसके अलावा कोशिश करें कि एम्प्यूटेशन ना हो, ठीक है। तो ये आपने ये स्ट्रैटेजीज़ हैं प्रेशर को रिड्यूस करने की। रिड्यूस करें प्रेशर को, उसके साथ साथ डिब्राइडमेंट करते रहें, वूंड इन्फेक्शन को ट्रीट करते रहें, मॉइस्ट वूंड को हील करते रहें, ठीक है, हीलिंग की तरफ लेके, इस्कीमिया है उसको करेक्ट करें, प्रिवेंट करें एम्प्यूटेशन को। उसके अलावा है ऑफलोड द डायबिटिक फुट इंक्लूड, कि आपने डायबिटिक फुट को ऑफलोड कैसे करना है, कि बेड रेस्ट करें, कि डायबिटिक फुट जो है जब बंदे ने मूव करना होता है तो बेड रेस्ट बेहतर होती है, व्हील चेयर से मूव करे,
एम्बुलेटरी एड्स यूज़ करके, मतलब अब एक मसला हुआ है पाँव के नीचे अल्सर है तो आप उसके ऊपर वजन डाल के चल तो नहीं सकते ना, तो बेड रेस्ट यूज़ करें या फिर व्हील चेयर अगर आपने मूव करना है। एम्बुलेटरी एड्स, क्रचेज़, वॉकर। उसके अलावा फेल्टेड फोम पैडिंग होती है, हाफ शूज़ यूज़ कर सकते हैं, थेराप्यूटिक शूज़ होते हैं, कस्टम शूज़ होते हैं, कस्टम टोटल कॉन्टैक्ट फुट ऑर्थोसिस होते हैं, कस्टम सप्लेंट्स होते हैं, ब्रेसेस होते हैं, प्री फैब्रिकेटेड कास्ट वॉकर्स होते हैं, टोटल कॉन्टैक्ट कास्टिंग। तो मेरा ख्याल है ये इतना कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनमें से कोई 5-6 भी याद हो गए हैं तो वो काफ़ी है। उसके अलावा जो है जो वाइड टो शूज़ होते हैं ये आपने यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा आपको पता है ना कि जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनका जो नीचे से सोल होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, जहाँ पे अल्सर होता है उसमें से पार्ट्स कुछ रिमूव कर देते हैं ताकि जो है वो एरिया अफेक्ट ना हो। तो डीप टो बॉक्स होता है। और दूसरा इनके जो ये देखें यहाँ से उन्होंने एरिया रिमूव करके फिर उसके अंदर सोल डाला। और दूसरा जो है पॉइंटेड शूज़ नहीं पहनने होते हैं, वाइड, उन्होंने कहा ना वाइड टो शू देखना होता है। और साथ इनके इंसर्ट क्या होता है, ये जो है सोल जो होता है इंसर्ट्स होता है। डीप टो बॉक्स होता है, एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड कर दी जाती है जहाँ पे अल्सर होता है, ठीक है, लेसेस वगैरह वाले होते हैं। इतना ये डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए वाइड टो वाले शूज़ विद इंसर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो हैं वो बताए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ वाले लोग। ये है वॉकिंग बूट है, ठीक है। ये क्या है, इंस्टेंट टोटल कॉन्टैक्ट कास्ट। यहाँ से आपको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरी बुक अब है नहीं, कलर्ड नहीं है। ये ब्लैक जो है ना ये उसका पाँव, ये कास्ट है पूरा, ठीक है, ये इंस्टेंट टोटल कॉन्टैक्ट कास्ट है, ठीक है, ये रिमूव नहीं होता है। उसके अलावा ये है, ये ऑफलोडिंग डिवाइस है। ये क्या है, प्री फैब्रिकेटेड वॉकिंग बूट है ये, ठीक है, ये बूट यूज़ किया जाता है, ये रिमूव हो सकता है लेकिन ये रिमूव नहीं होता। उसके अलावा ये है रॉयस मेडिकल एक्टिव, ये इन शॉर्ट ये वाला जो मैंने आपको पीछे सोल दिखाए थे, ठीक है, ये एक्टिव हेक्स वॉकर, ये पूरे को कह रहे हैं यार। इसका क्या आपने देख के करना है, नाम एक दो, ये 4 कोड याद कर लें। 4 कोड रेस्ट्रेन ऑर्थोटिक वॉकर जो होता है ये यूज़ होता है। उसके अलावा जो कस्टम मेड, मतलब इनके लिए फुट्स जो होते हैं ना, जो फुटवियर्स होते हैं वो डिवाइसेस डिज़ाइन किए होते हैं। जब आप ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स पढ़ोगे ना उसके अंदर डिटेल से ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर डायबिटीज़ वालों के लिए जो फुटवेयर्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे अभी मैं नाम बोलूँगी ना मुझे खुद अजीब लग रहे हैं, ठीक है, तो जब वो आप पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस में कौन सा फुट यूज़ करना है। ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो 2-3 नाम आपको याद हो गए हैं उतना काफ़ी है, नहीं याद हुए तो भी कोई मसला नहीं है। मेजर चीज़ ये थी आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे की है, इसका जो न्यूरोपैथी जो हुई थी और ये होता कैसे डायबिटिक फुट अल्सर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो लास्ट पे क्लासिफिकेशन थी ग्रेड्स, हमने मैगेट वाले जो ग्रेड्स थे ये वाले, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी जो हमने इसकी मैनेजमेंट देखी है वो अंदाज़ा होना चाहिए। बाकी ठीक है, इतने कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। बाकी जो एंड पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो भी कोई मसला नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ थी नहीं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।